राधे राधे बच्चों। अब हम बोर मॉडल के अलग अलग पैरामीटर्स की बात करें। सबसे पहले हम रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो हमने देखा कि भैया न्यूक्लियस है, स्टेशनरी है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए भाई हमें मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus. Necessary centripetal force is provided by electrostatic force. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया बेटा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो अब यहाँ से हम चाहें तो इस आर से आर ये हो जाएगा। तो हमारे पास में एक ये पॉस्चुलेट आ गया। दूसरा इनका था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, किसका इंटीग्रल मल्टीपल? एच बाय टू पाई का। ठीक है। तो इस इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री की मदद से हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। तो इक्वेशन टू से v की वैल्यू जो कि एन एच अपॉन टू पाई एम आर इक्वेशन वन में या टू में रख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया? देखो k की जगह तो आया वन बाय फोर पाई स्क्वायर, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, जेड स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे r। ओके। और m v की जगह पर एन एच अपॉन टू पाई एम आर। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर से ये आर कर गया, फोर से फोर पाई और ये स्क्वायर कर गया, इस एम के स्क्वायर से ये एम कर गया। तो अब हमें सब्जेक्ट बनाना है आर को। तो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो और वहां से एच स्क्वायर ऊपर है बेटा, नीचे पाई एम ई स्क्वायर। ओके। और साथ में यहाँ पर क्या आ गया? एल स्क्वायर बाई जेड। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर, एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला गया, एच स्क्वायर नीचे पाई एम और ई स्क्वायर नीचे रहेगा इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा कि मूर ऑर्बिट के रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। ये सभी कांस्टेंट की वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है। तो अब इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो। तो सिंपल है, हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन हम बात करें वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए रेडियस का वैल्यू इक्वेशन थ्री में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट आर फ्रॉम इक्वेशन फोर इन इक्वेशन टू या इक्वेशन थ्री, जहां पर भी चाहे। ठीक है। तो हमने क्या किया? एम वी या आर की वैल्यू इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पे हमने देखा भाई एन एच से एन एच कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह से एम से एम कैंसिल आउट हो गया। अब हम v को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो v को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले सारे कांस्टेंट एक साथ लिखेंगे। तो आपके पास में अच्छा यहाँ पे पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया पहले ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन जीरो एच, ये कांस्टेंट हो गया, साथ में जेड बाई एन। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है वो है 2.18 इंटू 10 की पावर 6। और ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। ये जो कांस्टेंट है इसका और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो मतलब वी नॉट बाय सी, इसकी वैल्यू लगभग 1/137 आती है। इस कांस्टेंट को ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन जीरो सी एच को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन के रिलेटिव स्टडीज के बारे में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 टाइम्स है। अब हम काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं। तो भैया फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास में था के जेड स्क्वायर बाई आर इक्वल टू
mv², दोनों तरफ 2 का डिवीजन दे दो तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में ये आ गई। पोटेंशियल एनर्जी, भाई दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर। तो के तो एज इट इज आ जाएगा, Q1 की जगह जेड ई की जगह माइनस ई और आर। तो आपके पास में क्या आ गया, ये हो गया आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है। अब दोनों को जोड़ दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इसको आप सम अप करेंगे है ना, तो एलसीएम आएगा 2r और टोटल फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा -kZe²/2r। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब है सिस्टम जो है बाउंड स्टेट में है। भाई बाउंड स्टेट में है मतलब वो सिस्टम को फ्री करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहें तो उसकी टोटल एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। ये कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी को जीरो करना है। अब एक बार हम टोटल एनर्जी के बारे में वापस बात करें कि टोटल एनर्जी हमारे पास में ये आया। अब इसमें अगर आर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, के की जगह हमने 1/4πε0 Ze²/2 एज इट इज, आर की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वो सब्सटीट्यूट कर दें तो पाई से देखो पाई कट रहा है ना, और आपके पास में बाकी यहाँ पे जब ज्यादा नहीं कैंसिल होगा तो अपने पास में टोटल एनर्जी m e⁴ 8 ε0² पहले तो ये कांस्टेंट आ गया, फिर ऊपर Z²/n² आ गया। ठीक है, ये पूरे कांस्टेंट को अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो पूरे कांस्टेंट को कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नेगेटिव है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन वो बाउंड स्टेट में है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना होगा तो इसकी टोटल एनर्जी को जीरो करना होगा। ओके, अब हमने ये जो भी पैरामीटर्स निकाले उसमें कुछ एजम्पशंस हमने लिए थे, क्या क्या थे वो, कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, जबकि अच्छा हमने यहाँ पे जो लॉ लिया वो कूलम्ब्स लॉ लिया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में तो इलेप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है, जैसा कि हम प्लैनेट्स में देखते हैं। तो प्लैनेट जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर, तो यहाँ पर हमने इसको सर्कुलर ही माना है। सोमरफेल्ड ने इसके आगे और एक्सटेंशन किया कि अगर हम रेस्ट्रिक्शन सर्कुलर ऑर्बिट के रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ दें एक बार तो सेम रिलेशंस जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी एप्लीकेबल है। एक और एजम्पशन हमने लिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने रिलेटिव थ्योरी का यूज नहीं लिया, हमने यही माना कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो relativistic speeds are not involved. Here we use classical expression for kinetic energy. राधे राधे बच्चों।